स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि अपने लेक्चर के अंदर, या अभी जो पिछला लेक्चर था, स्टडी ऑफ मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो इसके अंदर हमने शुरू में इसकी एक तो हिस्ट्री पढ़ी मलेरिया की, और फिर उसके बाद हमने इसके अर्ली जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हमने डिस्कस किए। ये मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया, हमने 4 ऑब्जर्वेशंस पढ़े कि मलेरिया और मार्शी एरियाज जो हैं ये आपस में इनका ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन है। क्विनीन जो अमेरिका से आई यूरोप में, ये जो ट्री था इसका जो बार्क है, ये एक अफेक्टिव ड्रग के तौर पर साबित हुई इसको मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। और तीसरा ये जो एक थी कि शायद गंदे पानी की वजह से ये बीमारी होती है, तो मार्शिस एरियाज वाटर, स्टेगनेंट वाटर जो है उसके पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। और फिर फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन थी अबाउट मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के अंदर देखा गया। तो फिर इसका जो हाइपोथेसिस बना वो ये था कि प्लाज्मोडियम जो है दैट इज द काज ऑफ मलेरिया, राइट। और फिर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए इस डिडक्शन को, कि इफ द प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन विद द मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो उसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया, और 100 जो है वो हेल्दी लोगों का जो है ब्लड लिया। और फिर उनके ब्लड को जब ऑब्जर्व किया गया, तो जो हमारे सामने रिजल्ट्स आए, तो जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर तो सबके अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया, जबकि जो हेल्दी पेशेंट्स थे, 100 हेल्दी पेशेंट्स, उनमें से 7 ऐसे लोग थे जिनके ब्लड के अंदर मलेरिया देखा गया। तो क्योंकि नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इज द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो बाद में फिर पता चला कि वो जो 7 लोग थे जिनमें अभी सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में दाखिल हो चुका था, वो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे थे, इंक्यूबेशन पीरियड में थे। सो पीरियड बिटवीन द एंट्री of parasite in the host, appearance of the symptoms, the result was quite convincing and proved that hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true. तो इस एक्सपेरिमेंट से इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कन्विंसिंग थे। तो ये बहरहाल चीज़ साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है दैट इज़ द रियल काज ऑफ मलेरिया। तो यहाँ तक हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा। अब हम इससे आगे जो है वो इसको लेके जाते हैं। If a test shows that some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, how hypothesis would you formulate answer the problem? यानी ये एक छोटा सा जो क्वेश्चन आया था कि अगर हाइपोथेसिस में तो ये है कि अगर डिडक्शन में ये था कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं सबके ब्लड में मलेरिया वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हेल्दी लोगों के ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम देखा गया। If some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, then plasmodium is present in them in incubation period. इसका मतलब यह है कि उनको सिम्टम इसलिए नहीं आई कि उनका जो प्लाज्मोडियम है वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो डेफिनेटली उसके बाद सिम्टम आ सकते हैं उनके अंदर। अच्छा जी, अब इन सारी चीज़ों के बाद इसमें जो थोड़ी सी और ऐड करने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, इसमें फिर नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लर्न टू अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड। फिर नेक्स्ट ये था कि प्लाज्मोडियम कैसे दाखिल होता है ब्लड के अंदर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। तो इसके लिए भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की गई, जैसे इसकी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस एरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज ऑफ मलेरिया। तो इस सारी चीज़ को साबित करने के लिए 1883 में एक फिजिशियन था जिसका नाम था A.F.A. किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, सम important observations of the king war, A.F.A. king war. The people who slept outdoor malaria more likely to get malaria, those who slept indoor, जो लोग बाहर ज़्यादा सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो घरों के अंदर सोते हैं। और जो लोग मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, नेट के अंदर, और जो लोग विदाउट नेट, मॉस्किटो नेट सोते हैं, तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड इंडिविजुअल स्लेप नियर स्मोकी फायर यूजुअली डू नॉट गेट मलेरिया। और जो लोग किसी धुआं शुआं या कोई चीज़ साथ में कोई जल रही हो उसका धुआं निकल रहा हो, जो उसके आसपास होते हैं स्मोकी एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे भी उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इन ऐसे किंग की सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी इसकी बुनियाद पे ये जो हाइपोथेसिस आया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया।
तो ये चीज़ सामने आई कि प्लाज्मोडियम जो है ये शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द प्लाज्मोडियम इनटू द मलेरियल पेशेंट्स, राइट। अच्छा जी, अब मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो फिर इस हाइपोथेसिस इस पे बना के अगर प्लाज्मोडियम जो है शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, अगर मलेरिया मॉस्किटो प्लाज्मोडियम उसकी वजह से आता है, मच्छर की वजह से, तो मॉस्किटो के अंदर भी फिर होना चाहिए प्लाज्मोडियम। तो इस ऑब्जर्वेशन की डिडक्शन इसको देखने के लिए हाइपोथेसिस को एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रोज, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था वर्किंग इन इंडिया इन 1880s. He performed important experiment. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patients, and he killed the mosquito some days later and found plasmodium multiply in the mosquito stomach. तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को, एक मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करवाया। कुछ दिनों के बाद उसने मच्छर को देखा तो वो मर गया मॉस्किटो, तो उसके स्टमक के अंदर उसको प्लाज्मोडियम नजर आया। तो नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो ये था कि अब उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया जाए, तो ताकि इस हाइपोथेसिस को ट्रू समझा जाए कि अगर वो हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ जाता है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो मच्छर से ही प्लाज्मोडियम शिफ्ट होता है इंसानों तक। बट ये इज क्वाइट नॉट इजी कि आप ये मॉरली भी और एथिकली भी, और उस वक्त क्योंकि मलेरिया की प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं थी, तो ये आसान नहीं था कि उस इन्फेक्टेड या ऐसा मॉस्किटो जिसके ब्लड के अंदर स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है उसको हेल्दी पेशेंट लोगों को बाइट करवाया जाए। तो एनीवेज फिर इस मकसद के लिए इसने रोज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्यूलिक्स मॉस्किटोस ने ली और उसको स्पैरोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने हेल्दी स्पैरोस को बाइट करवाया, तो कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि वो जो हेल्दी स्पैरोस थी उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ चुका था एंड दे वर डेड, तो वो भी बाद में मर गई थी। तो फाइनली फिर इसको ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई किया गया। इस एट द एंड ऑफ दिस हाइपोथेसिस was tested by direct experimentation on human beings. So in 1898, Italian biologists allowed a Anopheles mosquito to bite a malarial patients. So mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. So person later become ill with malaria. तो बाद में फिर ये डायरेक्ट इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जब उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हेल्दी मैन को बाइट करवाया गया तो वो उनमें भी वो सिम्टम्स आ गए और वो भी बीमार हो गए। सो ये चीज़ कंफर्म होगी, इट इज वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो ये चीज़ साबित होगी कि मॉस्किटो जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन ब्लड के अंदर और फिर उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। तो बाद में फिर जैसे टाइम गुजरा तो फिर इसकी ट्रीटमेंट भी आ गई, मेडिसिन भी आ गई। तो अब मलेरिया जो है एक बहुत ही आम सी बीमारी इसको समझा जाता है, तो इसका बिल्कुल आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे इन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने केस स्टडी जो मलेरिया को डिस्कस किया कि किस तरीके से बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने वो जो बायोलॉजिकल मेथड्स है उनको फॉलो करके ये जो एक प्रॉब्लम था मलेरिया वाला इसको रिमूव किया और इसको दूर किया। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था मलेरिया एज एन एग्जाम्पल और केस स्टडी इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल। ठीक है, तो थ्योरी हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। हाइपोथेसिस जो है वो उसको टेस्ट किया जाता है, डिडक्शन की जाती है, अगर वो सही हो तो एक्सेप्टेड हो तो वो फिर उसको थ्योरी बना दिया जाता है और अगर रिजेक्टेड हो तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। सो थ्योरी सपोर्टेड अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। प्रोडक्टिविटी theory keeps on suggesting new hypothesis, so our testing goes on. तो एक जो सही मायनों में सपोर्टेड जो थ्योरी होती है उसके अंदर ये गुंजाइश होती है कि आप उसको मजीद से मजीद टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट गोइंग गोज ऑन।
और उसके अंदर चीज़ें मजीद मॉडिफाइड भी हो सकती, थ्योरीज जो हैं वो मॉडिफाइड भी हो सकती हैं वक्त के साथ साथ. सो मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड exert great efforts to disprove the theory. और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरी को एज ए चैलेंज भी लेते हैं और बहुत सारे लोगों की थ्योरीज को वो डिस्प्रूव भी कर सकते हैं. तो बहरहाल हाइपोथेसिस की जो फाइनल फॉर्म है, जो एक्सेप्टेड फॉर्म है, वो बाद में थ्योरी की शेप में चेंज हो जाती है, तो उसको हम थ्योरी कह देते हैं. द नेक्स्ट वन इज लॉ एंड प्रिंसिपल. So if a theory survive such doubtful approach and continue to be supported by experimental evidences, then it become a law or principle. अगर तो थ्योरी सर्वाइव करती है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद वो चीज़ अपनी जगह पे रहती है और साबित हो जाती है, तो वो जो थ्योरी है वो बाद में लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है. सो साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्ट ऑफ नेचर. It is an irrefutable theory that example of biological law, Hardy-Weinberg law, Mendel's law of inheritance. बहुत सारे ऐसे लॉ हैं बायोलॉजी के अंदर, जैसे आपने मशहूर लॉ सुने होंगे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, हार्डे वेनबर्ग लॉ है. तो लॉ फिर जो लॉ या प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं उसको फिर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो फाइनल फॉर्म पे होता है. सो दिस इज अबाउट द थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल. इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे. The next one is इसके अंदर एक और चीज मैं थोड़ी सी ऐड करता चलूं, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस. डाटा ऑर्गेनाइजेशन या इसको डाटा एनालिसिस जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड्स. तो डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, वैल्यूज मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज करना, डाटा जो है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. बेसिकली ये इंफॉर्मेशंस पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि नेम्स, डेट्स, वैल्यूज एटसेट्रा, जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है हम इसको प्रपोज करते हैं. तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो एनालिसिस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अब इसके एनालिसिस के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. जैसे डाटा एनालिसिस के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ रेशो और प्रोपोर्शन, इसको भी हम यूज़ करते हैं. तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा prior to conducting the experiments. Very important for scientists to describe the data collection method. तो साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट्स जो सारा उनकी बेस कर रहा होता है, वो उसके डाटा के ऊपर बेस कर रहा होता है. और फिर साइंटिस्ट का ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, उसके एक्सपेरिमेंट की अचीवमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसने डाटा कलेक्ट कैसे किया. डाटा कलेक्टिंग मेथड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करता है आपका डाटा. और डाटा जो है इसको ऑर्गेनाइज डिफरेंट फॉर्मेट्स में किया जाता है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, ग्राफ्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में, फ्लो चार्ट की सूरत में, डायग्राम की सूरत में. अच्छा, जहाँ तक बात है डाटा एनालिसिस की, तो डाटा एनालिसिस जो है इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये डाटा एनालिसिस आपके, यानी रिजल्ट एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स को, आपके हाइपोथेसिस को प्रूव भी कर सकता है, डिसप्रूव भी कर सकता है. सो जो एनालिसिस है ये हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ज़रिए, यानी रेशो और प्रोपोर्शन के ज़रिए हम इसको तरतीब देते हैं, अरेंज करते हैं. सो जब सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशो बाय साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी दो बराबर बराबर रेशो, यानी जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू सी रेशो डी. तो ये जो दो इक्वल अमाउंट्स में जो दो प्रोपोर्शंस होंगी जो इक्वलिटी के अंदर होंगी, और इसको हम, ये जो इक्वलिटी का साइन है बराबर का, तो इससे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये प्रोपोर्शन होगा, दो रेशो के दरमियान बिल्कुल बराबर. सो प्रोपोर्शन में बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो बी रेशो सी एंड रेशो डी. इस तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इसको ए रेशो बी बराबर, ये जो इक्वलिटी का साइन है, इससे सी रेशो डी से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इन एवरी प्रोपोर्शन ऑफ टू रेशोज देयर आर 4 टाइम्स. The first and 4 terms are called extremes and second or third are called means. तो फिर इनके अंदर extreme और means, ये सारी mathematical terms हैं, वो भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे. अच्छा जी, proportion जो है A और D के दरमियान ये extreme है और B और C के दरमियान mean है.
तो बेसिक रूल जो है, जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो थ्रू रेशो और प्रोपोर्शन के हम इसको यूज़ करते हैं। जब ये वैल्यूज जो हैं, ये जो 3 वैल्यूज हैं प्रोपोर्शन की, दैट इज आल्सो नोन एज फोर्थ वन, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रूल। तो इसमें जो अननोन वैल्यू है जिसको हम एक्स कहते हैं, वो 3 वैल्यूज हों आपके पास, तो फोर्थ वैल्यू, अननोन वैल्यू एक्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स वुड गेट मलेरिया व्हेन ही अलो इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरो। तो एक क्वेश्चन है कि बायोलॉजिस्ट ने 100 जो है बर्ड्स लिए और उनको हेल्दी वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उससे बाइट करवाया, तो अब उन 100 में से कितने स्पैरोज जो हैं वो डैमेज हुए और कितने जो हैं वो उसमें नहीं हुए। सो इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट नोटेड दैट व्हेन ही अलाउड मॉस्किटो टू बाइट 20 स्पैरोज, 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया, नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। तो 20 में से अगर 14 को मलेरिया हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली इसका एनालिसिस करेंगे तो इसकी रेशो जो है वो इस तरीके से निकलेगी, जैसे आप ये इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि फोर्थ वन रेशो जो है एक्स है, अननोन है, रेशो 100, और ये इक्वालिटी या प्रोपोर्शन 14 रेशो 20। तो x ओवर 100 कर देंगे इज इक्वल टू 14 ओवर 20 करेंगे, तो जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा 14 ओवर डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 14, तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70। तो ये 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। तो इससे फिर हमें ये चीज़ समझ आएगी कि 100 में से 70 जो स्पैरोज हैं वो मलेरिया में मुब्तला हो जाएंगी। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाटा एनालिसिस, ये भी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है अपने रिजल्ट्स को उसका एनालिसिस करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए। आखिर में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कि जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स थी। तो बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर जो है द यूज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व biological problems, major biological problems in which knowledge of mathematics is used include gene finding, protein structure, protein interactions and other modeling evolution। यानी सारी बात का कंक्लूड क्या है कि मैथमेटिक्स जो है ये, या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी साइंस की ब्रांचेस हैं, दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। पहले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, जिन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। तो अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं फिजिक्स हूँ, केमिस्ट हूँ, तो उसको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी उसका जानना, इल्म होना उसे बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी कि इस केस स्टडी के अंदर, तो जब आप अपने डाटा को एनालिसिस करते हैं कि इतने हेल्दी पेशेंट्स थे, इतने इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे, उसका आप रेशियो, प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैथमेटिक्स पे भी अबूर होना चाहिए, मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का, खासतौर पे जो एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर मैथमेटिक्स जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर फिर एडिशनली बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू यूज ऑफ algorithms that computational and statistical techniques analysis of biological data। कंप्यूटर के ऊपर आप इस सारे एनालिसिस को कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप अप्लाई करें और इसको सारा आप कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करें, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आ जाएगी चीज़ें सारी। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर दैट रेफर्स टू हाइपोथेसिस ड्राइव इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर। तो यानी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए हम कंप्यूटर डिवाइसेस यूज करते हैं, तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा जो सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इसके अंदर हमने ओवरऑल जो हम इसको कंक्लूड करें अपने इस चैप्टर को, तो इसके अंदर हमने सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रॉब्लम होता क्या है उसके बारे में पढ़ा, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, 7 मेथड्स, वो हमने पढ़े। और फिर हमने एक एग्जाम्पल के साथ उन मेथड्स को साबित किया कि वाकई उन 7 मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए हम अपने जो किसी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं।
और देन फाइनली हमने एंड पे जो है वो थेरीज, लॉ, प्रिंसिपल, इनके बारे में चीज़ें पढ़ी। और फिर हमने मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा कि मैथमेटिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमने डाटा एनालिसिस, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस के अंदर हमने रेशो, प्रोपोर्शन, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। सो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो यहाँ पे मुकम्मल हुआ इस वीक का। ये हमारा आज के लेक्चर जो हैं वो ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में लेक्चर चैप्टर 3 जो है बायोलॉजी क्लास 9 वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू।